राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, भारत की विदेश नीति की चर्चा के बाद आज एक नया विषय बिंदु देतांत डेटेंट को लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, डेटेंट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ गुटों के मध्य तनाव में कमी को लेकर है। मित्रों, ये डेटेंट, जिसे हिंदी में देतांत के नाम से जाना जाता है, फ्रांसीसी शब्द है और इसका अर्थ है तनाव में शिथिलता। विद्यार्थियों, आप सभी समझते हैं, जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात दोनों गुटों के मध्य शीत युद्ध का दौर चला था। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार, और कोल्ड वार एक वास्तविक युद्ध ना होकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के माहौल में शत्रुता का बढ़ना है। विद्यार्थियों, और इस युद्ध के माहौल को कम करने वाला वातावरण स्थिति देतांत के नाम से जानी जाती है। विद्यार्थियों, शीत युद्ध के दौर के बाद 1970 से 1979 के बीच जो ये दौर रहा, वो एक शांति का दौर रहा। दोनों महाशक्तियों के बीच तनावों में कमी आई, परंतु यह बात अलग है कि यह तनाव की जो शिथिलता है, जिसे देतांत के नाम से जाना जाता है, ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और पुनः 80 के बाद 87 तक कुछ ऐसा दौर रहा, कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां रही जिसके कारण एक नवीन शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। और इस नवीन शीत युद्ध के समय देतांत प्राय मृतप्राय हो गया, परंतु फिर पुनः 1987 के बाद एक नव शीत युद्ध की शुरुआत हुई और देतांत के बीज पुनः पैदा होने लगे। मित्रों, विद्यार्थियों, यदि हम देतांत की परिभाषा देखें, समझें, तो दी रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार देतांत का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो तनाव आ गया है उसमें कमी लाना। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने देतांत की जो परिभाषाएं दी हैं वो यह है कि यह राज्यों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का अंत है। मित्रों, डॉक्टर वी.के. श्रीवास्तव ने इसकी परिभाषा को देते हुए बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अब शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया है, जिसे प्राय देतांत के नाम से जाना जाता है।
विद्यार्थियों, डॉक्टर जफर इमाम इसकी परिभाषा देते हुए बताते हैं कि पश्चिमी दुनिया में जो अर्थ दितांत का है उसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। मित्रों, प्रोफेसर हरीश कपूर इसकी परिभाषा को बहुत सुंदर तरीके से बताते हुए कहते हैं कि दितांत संबंधों की व्यवस्था में दोनों महाशक्तियों में आपसी व्यवहार में समझौतावादी रुझान का दायरा बढ़ता है और यूरोपीय महाद्वीप का अब विभाजित न होना अपितु यूरोपीय देशों के मध्य व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार होना, इसके अलावा संघर्षपूर्ण और विवादास्पद समस्या को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं से निपटारा करना इसके अंतर्गत माना जाता है, समझा जाता है। विद्यार्थियों, दितांत का अर्थ और इससे कहीं अधिक है और इसको प्रोफेसर एपी राणा कहते हैं, बताते हैं कि दितांत शब्द अपनी समकालीन अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार की यथार्थता के साथ न तो महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है और न ही उनके बीच मित्रतापूर्ण संबंधों के रूप में परिभाषित इसे किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके संबंधों में तनाव शिथिलता आती है, परंतु दितांत जैसा कि आज है महाशक्तियों के उन पारस्परिक जटिल संबंधों को प्रकट करता है जिनका संकेत इन परिभाषाओं में नहीं दिखाई देता, नहीं मिलता। मित्रों, यह उन ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत नहीं करता है जो पहले घट चुकी है, जैसे 1904 में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच संबंधों का सुधारना। इसके अलावा 1907 में इंग्लैंड तथा रूस के बीच जो कई दशकों से जानी दुश्मन थे, संबंधों में सुधार करने के लिए कई प्रयास किए गए। मित्रों, इस प्रकार दितांत के अर्थ को समझौता करना, संधि करना या व्यापारिक समझौता करना नहीं कह सकते, परंतु तनावपूर्ण विरोधों के स्थान पर मित्रतापूर्ण सहयोग की स्थापना की यह प्रक्रिया है। इसे हम तनावपूर्ण संबंधों के बीच मित्रतापूर्ण सहयोग को, भावना को बढ़ाने वाली स्थिति कह सकते हैं। मित्रों, जो दितांत के कारण रहे, जो तनावों में शिथिलता के कारण दिखाई देते हैं, उन कारणों की यदि हम चर्चा करें तो पहले नंबर पर हमें कारण दिखाई देता है, वो ये है क्यूबा का मिसाइल संकट। ये क्या है मित्रों? 1962 में क्यूबा में जब दोनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी मिसाइलें लगा दी तो इससे दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध होने की आसार बन गए, संभावनाएं बढ़ गई और इससे इस उपजे संकट को हल करने के लिए दोनों ने तनाव शिथिल को ही उचित समझा। मित्रों, इसके अलावा इसका जो दूसरा कारण हमें दिखाई देता है वो यह है कि परमाणु युद्ध का भय। परमाणु युद्ध दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ ने सशक्तिकरण के दौर में चूंकि भाग लिया और इससे शीत युद्ध पनपा, परंतु जब चीन परमाणु संपन्न देश बन गया तो दोनों महाशक्तियों को शीत युद्ध द्वारा पैदा किए जाने वाले संभावित युद्ध ने हरा दिया और इसके कारण तनाव शिथिल की ओर दोनों महाशक्तियां आगे बढ़ी, दितांत की ओर दोनों महाशक्तियां आगे बढ़ी। मित्रों, इसके अलावा चीन तथा सोवियत मतभेदों में जब वृद्धि होने लगी तो इससे भी
देतांत को बल मिला। यद्यपि दोनों ही देश साम्यवादी थे, परंतु दोनों में मतभेद उभरने से देतांत को आगे बढ़ने में मदद मिली। विद्यार्थियों, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत गुट की जो भूमिका है उसमें वृद्धि होने लगी, उसमें तेजी होने लगी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ की बढ़ती भूमिका ने अमेरिका को देतांत के पक्ष में सोचने के लिए मजबूर किया, बाध्य किया। मित्रों, इसके अलावा सोवियत संघ द्वारा सह अस्तित्व की नीति क्रुश्चेव के कार्यकाल में, चूंकि क्रुश्चेव जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को सोवियत संघ की धारणा से देतांत के विचार को बल देने में अहम भूमिका का निर्वहन किया। क्रुश्चेव जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी सदैव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति को प्रदान करने में, बल प्रदान करने में उनकी भूमिका, उनका योगदान अहम है। मित्रों, इसके अलावा नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, निर्गुट आंदोलन, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्गुट आंदोलन को साम्यवादी और लोकतांत्रिक दोनों राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त था और दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाने में नाम ने अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया और देतांत को बल मिला। विद्यार्थियों, इसके अलावा वियतनाम में अमेरिका की जब असफलता मिली तो इससे भी देतांत को बल मिला, क्योंकि वियतनाम में अमेरिका के बढ़ते हस्तक्षेप के बाद भी 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया और इससे अमेरिका को देतांत के बारे में, देतांत के लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। मित्रों, इस देतांत की जो प्रगति है, इसकी जो प्रोग्रेस है, 1970 से 1979 के बीच, तो उसके जो चरण हैं, उन चरणों की यदि हम चर्चा करें तो बारी बारी से हम लें तो पहला जो चरण है, पहली जो इसकी प्रकृति है, वो हमें 1970 के मॉस्को बॉन समझौते के रूप में दिखाई देती है। मित्रों, ये क्या है? देखिए, 12 अगस्त 1917 को कोसिगिन तथा विली ब्रांट के बीच मॉस्को बॉन समझौता हुआ और इसमें स्वीकार किया गया कि सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। मित्रों, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की सीमाओं सहित यूरोप में जो वर्तमान सीमाएं, उन्हें दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया और इस समझौते से जर्मनी में शीत युद्ध के तनावों के बीच बहुत अधिक कमी आई। मित्रों, इसके अलावा 1971 का जो बर्लिन का समझौता है, उसके कारण भी तनाव में शिथिलता आई, तनाव को कम करने में मदद मिली, यानी कि देतांत को बल मिला। मित्रों, मॉस्को बॉन समझौते से प्रेरित होकर पश्चिमी जर्मनी के चांसलर बर्लिन की समस्या को हल करने के लिए पहल की उन्होंने और 18 माह तक बातचीत करने के पश्चात 3 सितंबर 1971 को अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने बर्लिन पर एक 4 शक्ति समझौते को किया और इस समझौते के अनुसार पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी बर्लिन में जा सकेंगे और यह समझौता शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, एक मील का पत्थर साबित हुआ और इससे अमेरिका और सोवियत गुटों के बीच संबंधों को सुधार करने में बल मिला, अर्थात देतांत को गति मिली। विद्यार्थियों, इसके अलावा पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच जो समझौता हुआ, उसके कारण भी देतांत को बल मिला। 1972 यानी कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य एक समझौता नवंबर 1972 को हुआ और इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने अपने संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए कार्य करना और एक दूसरे को मान्यता प्रदान करने के लिए समझौता किया और दोनों जर्मनी के प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार कर लिया और जर्मनी की समस्या को हल करने के लिए वो एक दूसरे पर शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार का समझौता
पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच हुआ, इससे भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में दोनों गुटों के मध्य शक्ति को, तनाव को कम करने में मदद मिली। मित्रों, इसके अलावा कोरियाई जो समझौता है, उस समझौते को के कारण भी तनाव शिथिल में कमी आई, तनाव में शिथिलता आई। 4 जुलाई 1972 को उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य एक समझौता हुआ और जिसके अनुसार दोनों ने अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कार्य करना स्वीकार कर लिया और जो देश एक कमजोर हो उसे मदद दी जाएगी। इस प्रकार की बातें इस कोरिया समझौते में देखी गई। इससे भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में तनाव में शिथिलता देखने को मिली और देतांत को बल मिला। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके अलावा मॉस्को शिखर वार्ता जो कि 29 मई 1972 को अमेरिका और सोवियत संघ ने एक समझौते के द्वारा दी और इस समझौते में निम्न बातों का उल्लेख किया गया। पहला, क्या क्या बातें ही इस समझौते में? पहली कि आणविक आयुधों को सीमित करेंगे। दोनों महाशक्तियां, दोनों देशों ने आणविक आयुधों की सीमा को मर्यादित करने वाला एक समझौता किया। इसके अलावा जो दूसरी बात इस मॉस्को शिखर वार्ता में देखने को मिली वो यह है कि आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के संबंध में दोनों देशों ने अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त व्यापारिक समझौता बनाने का या उस दिशा में कार्य करने का निश्चय किया। इसके अलावा दोनों महाशक्तियों ने समुद्री और आकाश मामलों के संबंध में भी एक समझौता किया। वो क्या है कि दोनों पक्षों ने समुद्री जहाजों और आकाश के विमानों की भीषण दुर्घटना रोकने के संबंध में एक समझौता किया। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में भी उन्होंने एक समझौता किया कि दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक संयुक्त आयोग बनाने का निश्चय किया। इसके अलावा अंतरिक्ष में सहयोग के लिए भी दोनों देशों ने अंतरिक्ष में दुर्घटनाएं रोकने के लिए तथा इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण अनुसंधान रिसर्च मिलजुल कर करने का निश्चय किया। इससे भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में तनाव को कम करने में मदद मिली। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सहयोग है उसके संबंध में दोनों देशों ने मानव जाति के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है, जैसे कैंसर है, चाहे हृदय रोग है, चाहे वातावरण के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, उसके संबंध में मिलजुल कर अनुसंधान करने का निश्चय किया। इसके अलावा सामरिक शस्त्र परिसीमन एक समझौता है, साल्ट फर्स्ट के नाम से जानी जाती है। 1972 यानी कि 26 मई 1972 को सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य साल्ट फर्स्ट पर हस्ताक्षर किए और इस साल्ट फर्स्ट पर हस्ताक्षर के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में तनाव की शिथिलता को कम करने में मदद मिली। मित्रों, इसके अलावा जितने भी बिंदु हैं तनाव की शिथिलता को कम करने के लिए यानी देतांत को आगे बढ़ाने के लिए, उसके और जितने भी बिंदु हैं उनका हम बारी बारी से अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।